देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर कर। हाँ मैम। देखो आज हम लोग का वो लास्ट क्लास जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम लोग परमुटेशन जो है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें परमुटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन लग जाता है 2 से 3 क्लास, उसके बाद ही कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर का नाम इस तरीके से ही दिया हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल रूल्स पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। दो फंडामेंटल रूल्स होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, एडिशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग मैथ्स में एंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ एंड वाला कंसेप्ट आएगा वहां मल्टीप्लिकेशन लगेगा, जहाँ और वाला कंसेप्ट आएगा वहां पर एडिशन लगेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कब हमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना है, कब हम लोग का एडिशन रूल्स लगाना है। तो मान लो कि ये है मिस्टर ए, ये सिटी ए से मान लो सिटी बी ट्रैवल करेंगे, सिटी बी यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं। अब इनके पास ट्रैवलिंग का क्या क्या ऑप्शन है, ये चाहे तो बस से भी जा सकते हैं, चाहे तो ये ट्रेन से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि बस से जाने के लिए कितने सारे बस अवेलेबल है, तो मैंने 3 बस बना लिया, B1 B2 और B3। और ट्रेन जो है T1 और T2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज मिस्टर ए कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए वो किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखो, या तो बस से कर सकते हैं या फिर ट्रेन से कर सकते हैं। तो बस में भी ऑप्शन है अलग अलग, ठीक है, B1 B2 B3। और ट्रेन में भी ऑप्शन है T1 T2 T3। तो इनके पास टोटल कितने सारे ऑप्शंस है सिटी ए से सिटी बी ट्रेवल करने के? 5। 5, ठीक है। तो टोटल 5 ऑप्शन है, सही हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनके पास ऑल्टरनेटिव वेज है, ऑल्टरनेटिव वेज बाय बस एंड ट्रेन, और टोटल वेज ऑफ गोइंग हो जाएगा 3 बस 2 ट्रेन का ऑप्शन है, तो टोटल 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने सिटी ए से सिटी बी का ट्रैवल पूछा था, तो हमारे पास 5 तरीके थे, या तो बस 1 से चले जाए, या फिर बस 2, या फिर बस 3, या फिर T1 ट्रेन 1, या फिर ट्रेन 2। तो बस या फिर ट्रेन, तो क्योंकि और है तो इसीलिए ऐड हो गया, 3+2 हो गया, ठीक है। तो ये एडिशन रूल लग गया जो भी हम लोगों ने लिखा, ठीक है। तो एडिशन रूल्स कब लगता है,
और में। हाँ और में। when two things are alternative and can be done in m comma n ways respectively. तो जब और होता है, ऑल्टरनेट होता है तो ही और होगा, और होने से प्लस लगेगा, तो उस केस में हम लोग का टोटल वेज हो जाएगा m प्लस n वेज। ठीक है, तो ये जैसे बस, यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर बस अगर m मान लेते हैं, बस को हम लोग m मान लेते हैं, m तरीका और n तरीका, मतलब बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, तो m यहाँ पर 3 है, n यहाँ पर 2 है, तो दोनों मिला के 5 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि एडिशन रूल्स कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब रहा मल्टीप्लिकेशन रूल्स कब एप्लीकेबल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स कब एप्लीकेबल होगा, अब सेम क्वेश्चन देखो। मिस्टर ए सिटी ए से सिटी भी ट्रैवल करेंगे, बट ये ट्रैवलिंग कैसे होगा, जाना भी है और जाके वापस आना भी है। अच्छा, अब जाने के लिए जो ऑप्शंस पहले लिखा था वही एप्लीकेबल रहेगा, मतलब ये B1 B2 B3 T1 और T2, और वापस आने के लिए जो ऑप्शंस है रिटर्न के लिए, तो उसमें भी बस का ऑप्शन है, ट्रेन का भी है। ठीक है, तो बस का ऑप्शन है, दो बस है मान लो, B4 और B5, और ट्रेन एक ही है T3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज he can plan his complete journey। तो कंप्लीट जर्नी का मतलब जाना, जाके वापस आना, तो कितने तरीके से कंप्लीट कर सकता है। 15 ways। 15 वेज है, ठीक है। 15 वेज क्यों हो रहा है, देखो, जाने के लिए मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें, जाना और आना, तो जाने के लिए तो अवेलेबल है B1 B2 B3 T1 T2, और आने के लिए अवेलेबल है B4 B5 और T3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें सारे ऑप्शंस निकाले तो क्या क्या हो सकता है, B1 से जाके B4 में वापस आ सकता है, B1 में जाके B5 से वापस आ सकता है, B1 में जाके T3 से वापस आ सकता है, मतलब ऐसा हो जाएगा B1 B4 कॉमा B1 B5 कॉमा B1 T3 B1 T3। इसके अलावा B2 B4 B2 B5 और B2 T3, या फिर B3 B4 B3 B5 B3 T3 T1 B4 T1 B5 T1 T3 T2 B4 T2 B5 और T2 T3, तो कितने सारे ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 ऑप्शंस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिला के एक एक ऑप्शन है, ठीक है, दोनों मिला के एक एक ऑप्शन है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग को एक किसी भी तरीके से जाना है एंड आना है, ठीक है, तो एंड रिलेशन हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हो गए, यहाँ पर 5 ऑप्शन है जाने के लिए, और वापस आने के लिए 3 ऑप्शन, ठीक है। तो 5 × 3 ये हो जाएगा हम लोग का 15 वेज, ठीक है। तो ये एडिशन वाला रूल्स हम लोग का तब एप्लीकेबल होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स हम लोग का तब एप्लीकेबल होगा जब हमें दोनों चीजों को एक साथ लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स कब लगेगा? अगर दोनों चीज एक साथ कंप्लीशन करना है तो फिर इफ बोथ थिंग्स टू बी डन टुगेदर देन टोटल बेस हो जाएगा m×n। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल रूल्स जो है वो पढ़ लिया, ये देखो फंडामेंटल रूल्स में हम लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, परमुटेशन नहीं पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टी सर्कुलर परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन और ये कॉम्बिनेशन अलग से, ठीक है। अब परमुटेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, फैक्टोरियल कैसे करके कैलकुलेट होता है, फैक्टोरियल कैसे करके कैलकुलेट होता है वो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल का जो साइन है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे एल शेप में होता है या फिर ऐसे, जैसे साइन का मतलब जैसे प्लस यानी ये, मल्टीप्लिकेशन यानी ये, डिवाइड यानी ये, उसी तरीके से हम लोग का फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से होता है। जैसे अगर मुझे लिखना है 4 फैक्टोरियल तो मुझे या तो ऐसा लिखना है या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यूज होता है। अच्छा, अब ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि अगर हम लोग मान ले कि हम लोग लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करते हुए फैक्टर को लिखना है। तो फैक्टर क्या क्या होगा, 5 उसके बाद 4 उल्टा गिनती करना है, 3 2 1, जब तक 1 नहीं आता है कैलकुलेशन करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा 5 × 4 20, 20 × 6 120, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल लिखे तो वो कितना हो जाएगा, 6 × 5 4 3 2 और 1। तो 6 फैक्टोरियल कितना होगा, देखो 5 4 3 2 1 120 होता है, तो 120 × 6 तो 12×6 = 72 होता है, तो 720 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग लिखे 7 फैक्टोरियल तो वो कैसा हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो 720 जो है, 720 × 7 करने से यहाँ पर आ जाएगा 5040। अच्छा, अब 7 फैक्टोरियल को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 × ये जो 6 5 4 3 2 1 है, क्या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इसे 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1 को क्या हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ मैम। ठीक है। तो सेम तरीके से अगर मुझे 9 फैक्टोरियल को ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 6 5 4 3 2 1। तो वैसे ही 9 फैक्टोरियल अगर लिखना है तो कितना इंटू कितना फैक्टोरियल लिखना चाहिए, 9 × 8 फैक्टोरियल। 9 × 8 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। अच्छा, अब कोई भी फैक्टोरियल अगर हम लोग लिखे, लाइक जैसे मान लो कि मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 8 उसके बाद लिखते हैं 7 फिर 6 5 4 3 2 और 1। तो
ये देखो, ये 8 ही रहता है 8 फैक्टोरियल के केस में। ये 8 माइनस 1 करने से 7, 8 माइनस 2 करने से 6, 8 माइनस 3 करो तो 5, 8 माइनस 4 करने से 4, 8 माइनस 5 करने पे 3, 8 माइनस 6 और 8 माइनस 7 करने से 1 आ जाता है। तो इसी चीज को सिमिलर करते हुए अगर हम लिखे कि n फैक्टोरियल कितना होगा, तो 8 फैक्टोरियल को अगर 8 इंटू 8 माइनस 1 लिख रहे हैं, फिर आगे जा रहा है -2 -3 -4 -5 -6 -7, 8 से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेम तरीके से n फैक्टोरियल हुआ तो स्टार्टिंग क्या होगा, पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, मैम n इंटू n इंटू n माइनस 1 फिर उसके बाद इंटू n माइनस 2 इंटू इंटू n माइनस 3 এভাবে ऐसे, চলতেই থাকে। हाँ ऐसे जाते एंड कहाँ तक होना चाहिए, 1। হুম ये तो 8 माइनस 7 1, कुछ भी फैक्टोरियल करो एंड तो मेरा कितना आना चाहिए, 1 ही आना 1 चाहिए ना, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, n इंटू n माइनस 1 इंटू, और अगर हम यहाँ डॉट डॉट दे दे तो जैसे ये लास्ट वाला तो 1 होगा, जस्ट उसके आगे वाला अगर इधर से जाए तो थर्ड में n माइनस 2 होगा, आगे जाओगे n माइनस 3 होगा। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि अगर ये एंड वाला 1 है तो जस्ट इसके प्रीवियस वाला क्या होगा, 2 मैम 2 तो হবে। नहीं नहीं हाँ 2 होगा, फिर इसके प्रीवियस वाला 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, अब अगर मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करने दिया, मान लो 18 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना होगा कैलकुलेट करो। तो तुम लोग कैसे निकालोगे, तो कैलकुलेटर पे 18 से लेके कैलकुलेट करके पूरा 1 तक मत निकालना, उसमें तो टाइम जाएगा, और वैसे भी कैलकुलेटर सपोर्ट भी नहीं करेगा 18 फैक्टोरियल मैम निकाल के 18 देखो। इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 ফ্যাক্টোরিয়াল করে দিয়ে কাটাকুটি করে দিল। हाँ, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, उसके बाद भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 15 14 13 12 फिर 11 फिर 9 सॉरी 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। और इधर 15 फैक्टोरियल में लिखेंगे 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सीखा, इतना क्यों लिखेंगे, हम लोग इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम लोग वैसा ही लिखेंगे। देखो तो हमें क्या चाहिए, कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, तो देखो जो बड़ा डिजिट होता है उसे स्प्लिट करना चाहिए, तो कहाँ तक स्प्लिट करोगे, 18 इंटू 7 इंटू 16, और जैसे ही 15 आया तो 15 के बाद तो 1 तक जाएगा, जिसको हम लोग फैक्टोरियल लिख के क्लोज कर सकते हैं। तो 18 इंटू 17 इंटू 16 का आंसर आ जाएगा। और ऐसे लिखोगे तो भी होगा, ये और ये कटेगा, लेकिन इतना क्यों लिखे, इतना लिखने से तो हम लोग का टाइम का बर्बाद हो, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 18 इंटू 17, मैम 4896। 4896 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4896। बाकी अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग 18 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, वो भी कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें आंसर जीरो, सॉरी जीरो बोल रहे एरर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 18 इंटू 17 इंटू 16, अगर ये 1 तक तुम लोग कैलकुलेट करने जाओगे, इतना सारा स्टेप्स हो जाएगा ना, वो एरर दिखाएगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और आंसर भी हम लोग का इसी पैटर्न में ही होगा, ठीक है। वैसे आंसर तो देखो इस केस में तुम लोग कैसे भी निकाल लो, आंसर यही आना है। इसका कैलकुलेशन करो या फिर इसको, मतलब देखो एक बार में करोगे तो कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ अगर बोलोगे कि हम पहले 3 डिजिट कर लेते, फिर नीचे 3 डिवाइड, फिर 3, फिर ऐसे करके अगर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है ना, इतना सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं, ये सबसे आसान तरीका है, तो हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल, बोलो इसका आंसर क्या होगा। 23 হবে এটা आंसर। ये 23 हो जाएगा, मतलब 23, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 22 आगे मत लिखो क्योंकि नीचे भी तो 22 है, तो फैक्टोरियल। हाँ ये फैक्टोरियल, 23 आंसर होगा।
हाँ, तो आंसर 23 हो जाएगा, आंसर 23। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल x/11 फैक्टोरियल, फाइंड x। हमें x फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लो रहा x का वैल्यू 100, x का वैल्यू 120, और सपोज करो कि x का वैल्यू 121 और d मान लो नन ऑफ दिस, ठीक है। x का ये सब वैल्यू रहेगा, पुट करके निकाल ही सकते हो, लेकिन उसमें भी तो कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अगर x 100 है तो यहाँ अगर 100 पुट करोगे, आगे कैलकुलेशन तो बढ़ाना पड़ेगा। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे कैसे श्योर हो जाए कि भाई यही वाला मेरा आंसर होगा। तो इसमें देखो ऐसा है कि अगर तुम लोग ऑप्शन के साथ करते हो तो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से आंसर नहीं आने वाला। और अगर कैलकुलेट नॉर्मल बिना ऑप्शन यूज किए करोगे तो भी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे बड़ा जो डेटा होता है उसे स्प्लिट करते हैं। जैसे देखो 23 को 23 × 22 किया, 22 को तो कुछ नहीं किया ना, तो ये 9, 10 और 11 में सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है? 9। 9, 9। तो उसको वैसे ही रहने दो। अच्छा फिर 10 को फिर हम लोग 9 के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे? 10 × 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब 9 फैक्टोरियल तक की लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे ताकि ये कॉमन चला जाए। और ये 11 को क्या लिखोगे? 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे 9 फैक्टोरियल तक इस तरीके से करें। तो 1/9 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लिया तो ये यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? मैम এখানটায় 1 + 1/10। 1 + 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, क्या इधर से 1/9 फैक्टोरियल और इधर भी तो 1/9 फैक्टोरियल, क्या ये कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं? हाँ। हाँ मैम। कर सकते हैं ना इधर से। तो फिर ये हो जाएगा 11/10, ये एलसीएम करने से, और ये हो जाएगा 11 × 10, दोनों साइड से 9 फैक्टोरियल हट गया। अब अच्छा 10 भी हट जाएगा दोनों साइड से, तो कितना बचा? 11 = x/11, तो x कितना हो जाएगा? 11 × 11 यानी 120, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन पुट भी करते तो हमें उसमें भी काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज 11 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल, वो तो काफी टाइम टेकिंग मैटर है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कैलकुलेट करना, भले ही कैलकुलेटर पे करो बट बहुत सारा डिजिट का बात हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे ये सबसे शॉर्टकट होगा। दोनों साइड से 1/9 फैक्टोरियल हट जाएगा, दोनों साइड से 10 हट गया, इधर 11 बचा, इधर x/11 यानी 120। n+1 फैक्टोरियल इक्वल, अगर 13 × n-1 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल साइन है और ऐसा भी होता है। ये देखो पहले ही मैंने इसीलिए बताया कि दोनों तरीके से फैक्टोरियल साइन होता है। हमें बोला है फाइंड n, तो अब मान लो n का वैल्यू 4 है, n 5 है, n 10 और n 9, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करके देना है, तो कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे? क्या ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से ही करना चाहिए एग्जाम में, ऑप्शन से भी कर सकते हो और एक तरीके से भी हो जाएगा। तो चलो ये ऑप्शन से, लेकिन आसानी से हो जाएगा। कैसे? जैसे 4 पुट किया तो 4 + 1 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर हो गया 30 × 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का 120 होता है, वो मुझे लिख लिख के आदत हो गया तो मुझे याद रह जाता है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है। ये हो गया 30, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 180। तो इसका मतलब ये दोनों तो सिमिलर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन ए से चेक किया नहीं होगा। ऑप्शन बी से देखो, 5 + 1 6 फैक्टोरियल, 30 × 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल।
तो 6 फैक्टोरियल मतलब देखो 5 फैक्टोरियल अगर 120 होता है उसमें और 6 लगने से ही आंसर आ जाएगा 720। 30 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 720 इक्वल टू 24 इंटू 30 हो जाएगा 24 इंटू 30 720 में आंसर आ रहा है। 720 है। हाँ तो फिर ऑप्शन बी से ये टैली होगा। तो देखो ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जो ऑप्शन से होगा उसे ऑप्शन से ही करो, दूसरे किसी तरीके से हमें सीखने का जरूरत, ऑप्शन से ही हम लोग कर सकते। ये देखो मैंने यहाँ से ही ना करवाया, देखो दिखा देती हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चंस था वही कर लिया मैंने। यहाँ कुछ अलग अलग फैक्टोरियल दिया था, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये तो नॉर्मल है, कैलकुलेशन कर ही लोगे, इसको मैंने और इसलिए कुछ नहीं बोला। जैसे ये 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, ये मैंने नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा है, ठीक है ये कर लो। 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल कितना होगा, 9 फैक्टोरियल बाई 6 और 10 बाई 7, तो 9 बाई 6 और 10 बाई 7 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, बताओ क्या। मैम फर्स्ट 504 হবে। तो देखिए 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब 9 इंटू 8 इंटू 7 करने पे जितना आएगा 72 इंटू 7 504 504, चलो देखो, हाँ 504, और ये वाला 10 और ये 7 फैक्टोरियल, এটা ম্যাম 720 है। 80 90 90 इंटू 8 720, ये 720 है। हाँ ये आसान था, मैंने दो अलग क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर ये दिया है, चलो ये भी कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग का 504 और 720 आ जाएगा। उसके बाद देखो 1/9 फैक्टोरियल, ये मैंने अभी अभी करवाया, ठीक है, फाइंड एन, ये भी मैंने अभी अभी करवाया। अब इसके बाद परमुटेशन को समझाया गया है, ठीक है, और उसका कुछ फॉर्मूला है, फिर परमुटेशन कैलकुलेट करना है। चलो तो अब हम लोगों ने अभी क्या देखा, देखो एक तो हम लोगों ने फंडामेंटल रूल्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कब लगेगा वो समझ लिया, और उसके बाद फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लिया, ठीक है। अब हम लोग परमुटेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी तक लेकिन हम लोगों ने परमुटेशन स्टार्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्ट और अरेंज, दोनों चीज, ठीक है। सिलेक्ट करके अरेंज करने को बोला जाता है परमुटेशन, ठीक है। अच्छा अब ये परमुटेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक लेटर है पॉट, ठीक है, तो ये एक लेटर बोल रहे, ये एक वर्ड है पॉट, ठीक है, इसमें 3 लेटर है, एक पी है, एक ओ है, एक पी है। मैंने बोला कि taking all the 3 letters, taking all the 3 letters, taking all the 3 letters, क्या बोले इसको मतलब, form different word, ठीक है, अलग अलग वर्ड बनाना है, ये 3 लेटर को लेके पी ओ और टी को, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, मीनिंग कुछ बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें ये 3 लेटर से अलग अलग वर्ड बनाना है, तो क्या क्या बन सकता टीओपी, है। ओटीपी, हम्म, ओपी, ओपीटी, पीटीओ टीओ
POP। हाँ, एक एक लेटर को फिक्स्ड करके करो तब आसानी से हो जाएगा। जैसे बाकी सब सही है, पीओटी भी सही है, पीओटी के बाद ये बोलो PTO। PPO। हाँ, फिर ओ को फिक्स करके दो लेटर को आगे पीछे करो, फिर ओ को फिक्स करके करो, फिर टी को फिक्स करके करो, तब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे वर्ड बन गए। ठीक है, 6 ऐसे वर्ड बन गए जब हम लोग ऑल द लेटर लेके कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने यही क्वेश्चन में बोल दिया टेकिंग ओनली 2 लेटर्स, इसके जगह अगर मैंने बोल दिया टेकिंग ओनली 2 लेटर्स फॉर्म्स डिफरेंट वर्ड, तो ओनली 2 लेटर्स लेने से क्या क्या बनेगा? POOP, हम्म, POOT, POOT, PTTP। PTT। तो यहाँ भी कितना हो गया टोटल? 6। और यहाँ भी कितना हो गया टोटल? 6। हाँ। अब देखो, जब ये 3 लेटर वाला वर्ड है तब तो बात आसान है, लेकिन इसके जगह अगर 5-6 लेटर वाला वर्ड हो जाए तो क्या हम लोग लिख के कर सकते हैं? जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया एक लेटर, एक वर्ड टेबल। अब इसमें कितने सारे वर्ड आ गए? 1 2 3 4 5। क्या टेबल में टेबल से हम लोग वो लिख सकते हैं? जैसे ये पॉट को लिखा, सारे लेटर्स को लेके अलग अलग वर्ड बनाएंगे, क्या हमारे लिए ये लिख के करना आसान होगा? बोलो। यहाँ 3 है ना तो बहुत मैम। आसान है। ठीक है, ये चीज उतना आसान नहीं होगा कि हम लोग बहुत आसानी से टेबल को भी लिख ले। ठीक है, इसीलिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यही चीज परमुटेशन क्यों है? क्योंकि देखो इसमें हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, इसमें सिलेक्ट क्या कर रहे हैं? लेटर। हम वो, ठीक है, हाँ। लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे लेटर को अरेंज कर रहे हैं, ये अरेंजमेंट है। हाँ मैम। बोलो। ठीक है, अच्छा, अगर अरेंजमेंट में जो है अलग अलग चीज देखने को मिलता है, अरेंजमेंट में अगर जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, मीनिंग का मतलब यहाँ मीनिंगफुल वर्ड का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये कॉम्बिनेशन से डिफरेंस बताने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली अगर यही चीज कॉम्बिनेशन होता ना, इसमें बस सिलेक्शन काम करता है, अरेंजमेंट नहीं। वैसे देखो हम कॉम्बिनेशन अभी ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। तो फिर कॉम्बिनेशन में होता क्या है? देखो कॉम्बिनेशन में ये है कि कॉम्बिनेशन में ना चीजों को अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चीजों को अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो एक टीम बनाओगे, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो उसमें टीम बनता है, तो टीम में मान लो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो प्लेयर का नाम दे दिया कि 1 2 3 4 ऐसे करके ये खेल रहा है, ABCD जो भी हो। ठीक है, ऐसे करके नाम दे दिया। अब मान लो एक टीम में 4 प्लेयर है, ठीक है, कोई भी गेम हो। ठीक है, एक टीम में 4 प्लेयर है। अब ये 4 प्लेयर का नाम अगर हम लोग ABCD बोल के ले, या ACBD बोल के ले, या ABDC बोल के ले, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जो टीम हाँ बन रहा मैम। है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अब प्लेयर का नाम किसी भी पैटर्न में आप लिखो, मतलब प्लेयर का नाम का जो अरेंजमेंट है वो कैसे भी लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे कह देते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे नहीं, बट डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग, अभी तो देखो परमुटेशन का क्वेश्चन ही करवाएंगे तो तुम लोग परमुटेशन ही मुझे बताओगे, फिर भी दिमाग में एक रहना चाहिए क्यों ये परमुटेशन है, क्यों ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क तो है नहीं, सिर्फ मेन चीज यही है कि यहाँ सिर्फ सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन ओनली, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, अब ये तो रहा कि जब 3 लेटर वाला वर्ड था तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अगर ज्यादा लेटर हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पर N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, R का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम।
ठीक है। तो ये पॉट जो जब हम लोगों ने 3 लेटर लेके किया तो इस केस में एन कितना और आर कितना बताओ। इसको फॉर्मूले में भी करके मैम देखेंगे। দুটোই 6, 3। हाँ, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर लेटर है जो कि 3 है, और एट ए टाइम हम लोग 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बनेगा 3p3। तो 3p3 को कैसे लिखोगे, ऊपर n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n माइनस आर, मतलब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है, इसको याद रखना है, बाकी हम दिखा देंगे क्यों 1 होता है, बस समझने के लिए देख लो, बाकी याद रखना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। और 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख के कर रहे हैं तो भी 6 आएगा। अच्छा, अब इस केस में n कितना और r कितना, इसमें टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना। मैम 3 और 2। 2 हाँ, 3 में से 2 सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, तो 3p2। तो 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1। तो ये कैंसिल आउट होके 6 हो गया, तो देखो इसमें भी आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली लिख के करते हैं तो वो तो समझ में आता ही है, बाकी फॉर्मूले से इस तरीके से फॉर्मूला काम करेगा। और एन का क्या एक फीचर्स है, देखो एन हमेशा पॉजिटिव होगा, एन का वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देते हैं, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि एन जो है वो चीजों को बताता है, जिस चीज को हम लोग सिलेक्ट करें। अब कुछ आइटम्स हम लोग जब सिलेक्ट करें, चाहे वो लेटर हो, कोई फ्रूट्स हो सकता है, कितने सारे फ्रूट्स में से इतना सिलेक्ट करो, कोई बॉल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो वो सब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और आर का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो आर का वैल्यू या तो एन के बराबर हो सकता है या एन से कम हो सकता है, एन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आर का मतलब है टोटल जितने चीज है उसमें से हम लोग कितना चीज सिलेक्ट करें, तो टोटल जितने चीज है उसमें से हम लोग सारा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 5 लेटर है, हम 6 लेटर तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, इसीलिए आर का वैल्यू हमेशा होता है, आर का वैल्यू होगा एन से बड़ा या एन के बराबर, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है हमेशा। ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसके साथ साथ हम जो 0 फैक्टोरियल क्यों होता है वो भी हम समझा देते हैं। चलो और एक तरीके से भी ना ये परमुटेशन को हम लोग समझ सकते हैं, वो भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिख के दिखा, और एक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें पॉट का 3 जो लेटर सिलेक्शन वाला पॉइंट था वो देख लो, तो हमारे पास 3 स्पेस है जहां पर मुझे 3 लेटर पी ओ टी को मुझे पुट करना है, तो हम कितने तरीके से पुट कर सकते हैं। तो पहले स्पेस में पुट करने के लिए मेरे पास कितने सारे लेटर का ऑप्शन है, मतलब पहले स्पेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, मेरे पास তিনটে পি ও 3 টি যে কোনো একটা। हाँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, 3 ऑप्शंस क्या क्या है, पी भी है मेरे पास, ओ भी है मेरे पास, टी भी है, हम जो चाहे वो ले सकते हैं, 3 ऑप्शंस। अच्छा, अब सेकंड वाले में जैसे यहाँ पर 3 में से कोई एक हम एवेल करेंगे, तो फिर सेकंड वाले केस में ये जगह फुलफिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा, कितना लेटर बचेगा, তো দুটো 2। ম্যাম যে কোনো পি ও টি বা ও हाँ, 2 নিলে পি ऑप्शन টি। बचेगा। अगर मान लो यहाँ पर ओ लिखा है तो यहाँ क्या क्या बचेगा, पी कॉमा टी। ठीक है, और টি। थर्ड वाले केस में क्या बचेगा, एक ही ऑप्शन আচ্ছা। बचेगा, क्योंकि सेकंड वाले घर पे तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, मान लो यहाँ टी लिखा है, तो यहाँ क्या बचेगा, पी बचेगा, ও ও सॉरी पी है। पी बचेगा, है ना। तो पी हाँ। बचेगा, तो यहाँ एक ऑप्शन, तो ऐसे करके हर एक लेटर जब हम लोग हर एक वर्ड जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमारे पास यही सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब 3 ऑप्शंस पहले वाले स्पेस को फुलफिल करने के लिए, एंड 2 ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन, तो टोटल 6 वे से 6 वेज में हम लोग इसे फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी देखो ये सब तो समझाने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन मेन तो बात ये है, देखो फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि कौन सा मुझे 3 लेटर वाला चीज दे देगा कि हम आसानी से कर लेंगे, मुझे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला
जो है कैसे होगा वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक बार समझा दिया, ठीक है, कि ऐसे करके होता है। अच्छा, अब रहा बात कि जीरो फैक्टोरियल क्यों वन होता है, वो चीज समझ लो। जीरो फैक्टोरियल क्यों वन होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कोई प्रूफ देगा नहीं, ऐसे ही समझ लो कि क्यों होता है। तो जीरो फैक्टोरियल जो है वो वन होता है, ऐसा क्यों? ऐसे देखो, अगर हम लोग बोले एनपीआर, एनपीआर जो है, अगर इफ एन और आर बराबर है, एन और आर अगर बराबर है, जैसे कि ये वाला केस, ठीक है, एन और आर अगर बराबर है तभी तो जीरो फैक्टोरियल का बात आएगा ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो अगर एन और आर बराबर है तो हम लोग एन पी आर को क्या लिख सकते हैं? एन मतलब ही अगर आर है तो एन पी आर को क्या लिख सकते हैं? एन आर पी आर आर पी आर लिख सकते हो, या फिर एन पी NPN ये लिखेंगे, ठीक है। आरपीआर भी लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला तो आर से स्टार्ट नहीं है, ऊपर क्या रहना चाहिए? ऑलवेज एन, एन नीचे आर होना चाहिए। अब ये आर एन के बराबर हुआ तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एन पी एन, आर पी आर नहीं लिख सकते। समझ में आया क्यों आर पी आर नहीं लिख सकते? मतलब ये तो क्वेरीज आ ही हाँ सकता है मैम। दिमाग में कि भाई एन और आर अगर बराबर है तो हम एन पी एन ही क्यों लिखे, आर पी आर भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो आर पी आर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फॉर्मूला तो एन से स्टार्ट है ना, तो आर पी आर कैसे लिख सकते? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से सिलेक्ट करना है और एन उसको डिनोट करता है, तुम लोग आर पी आर नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये वाला यहाँ तक ही कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एनपीएन ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डन कर लिया। फिर सेकंड पॉइंट में एनपीएन को हम लोग अगर परमुटेशन के फॉर्मूले में दे तो क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? एन माइनस एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो एनपीएन क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? जीरो फैक्टोरियल। बोलो। हाँ मैम। अच्छा, अब एनपीएन जो है, एनपीएन और ये डिवाइडेड बाय हम लोग का हो गया जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनपीएन का मतलब, ये इधर ऐसे ही रहने दो, एनपीएन का मतलब इसको एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल। एक मिनट, एनपीआर ये तो सही है, एनपीएन हो गया, एनपीएन हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस एन, मतलब एनपीएन का मतलब एन फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब एनपीएन का मतलब क्या हो जाएगा? एनपीएन का मतलब तो यही हुआ ना, एन फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल। यहाँ एन फैक्टोरियल, एनपीएन को तो हम लोग एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन वही तो बताना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से एक बार देखता हूँ, थोड़ा भूल गए ये वाला कंसेप्ट। एनपीआर, एनपीएन, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एनपीएन मतलब एन फैक्टोरियल होता है। अच्छा, एनपीएन मतलब एन फैक्टोरियल होता है, एनपीएन। एनपीएन तो एन फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल होता है, तो ये वाला जस्टिफिकेशन फॉर जीरो फैक्टोरियल इक्वल वन। अच्छा, नाउ अप्लाइंग आर इक्वल टू एन इन द फॉर्मूला for NPR we get NPN equal to n factorial divided by n minus n factorial, ठीक तो है। n factorial by zero factorial, n factorial by zero factorial, but from the result one। अच्छा, result one in the sense ये वाला NPN। अच्छा,
ये इसका यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली NPN n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसके जगह हम लोग n फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि इसके पहले का जो प्रूफ है वो हमें ये बताता है कि NPN का मतलब n फैक्टोरियल होता है। कैसे? जैसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करके देखो, जैसे ये वाला ही देख लो। ये देखो 3p3, तो 3p3 क्या हुआ? 3p3 का आंसर क्या आया? 3p3 का आंसर क्या आया? 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो 3 फैक्टोरियल और ये हो गया, तो मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, मतलब ये 6/1 यानी कि 6 आ गया। तो 6 किसका फैक्टोरियल है? 6 किसका फैक्टोरियल है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3p3 मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 3 फैक्टोरियल। तो उस तरीके से बोल सकते हैं NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल। NPN फिर क्या होगा? अगर 3p3 3 फैक्टोरियल है तो कोई भी NPN क्या होगा? हाँ मैम, n n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। एक्चुअली ये पहला प्रूव है, उस वो करने के बाद ही हमें ये जीरो वाला समझ में आता है। तो अब इतना तो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रूफ तो उतना आता है नहीं। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, NPN n फैक्टोरियल होता है। दूसरा याद रखना है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, जिसका प्रूफ हम दिखा रहे हैं। तो NPN अगर n फैक्टोरियल हो गया, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल यानी कि 1। हाँ मैम। ठीक है, तो देखो इससे प्रूव हुआ कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बाकी ठीक है, प्रूव अपने जगह पे है, बट हम लोगों को तो ये याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। NPN n फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल 1। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। उसमें 5p3 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 10p2 कितना होगा? और क्वेश्चन नंबर 3, 11p5 कितना होगा? ये निकाल के बताओ। फॉर्मूला यूज करके करना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। फर्स्ट इज 60। फर्स्ट एक तो 60 ना 6? मैम 60। हम्म और सेकेंड इज मैम 90। हम्म और थर्ड इज मैम 55,440। हम्म ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? वही n फैक्टोरियल, ये सब है NPR, तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 60। सेकेंड वाले में 2 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 90। अच्छा, अब थर्ड नंबर वाला नीचे लिखो, तो जगह नहीं। 11p5, 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल होगा। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 5,440। 55,000। 55,440। हाँ मैम। 55,440, ये कुछ नहीं, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो हम लोग को दिया है, ये यहीं से किया है, दिखा देंगे। ये पहला बात है हम लोगों ने यहाँ से किया, दिया हुआ था। दूसरा है कि इससे फॉर्मूला प्रैक्टिस होगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल करना। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये 3 क्वेश्चंस था, ये कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 2, जो कि हम लोग का वर्ड वाला क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करते। जैसा
एग्जाम में आने का चांसेस होता है। एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग को दो वर्ड बोला है, स्क्वायर और हेक्सागन। ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। पहला है स्क्वायर, दूसरा है हेक्सागन। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को तीन लेटर वाला वर्ड बनाना है। ठीक है, तीन लेटर वाला वर्ड बनाना है, तो हमें तीन लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आउट ऑफ कितना लेटर स्क्वायर वाले केस में? मैम 6। हाँ, क्योंकि टोटल स्क्वायर में 6 लेटर है, SQUARE, 6 लेटर, उसमें से तीन लेना पड़ेगा। ऐसा कहाँ पता चला? क्वेश्चन बताता है। ठीक है, तो फिर अब देखो क्या इसमें परमुटेशन लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट का अलग मतलब जरूर होगा, क्योंकि जब लेटर इधर उधर जाएगा तो अलग अलग वर्ड बन के रेडी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ परमुटेशन लगेगा, तो NPR, तो 6P3, तो 6P3 का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 और 6, 30, 30 और 4, 120। 120। ठीक है, तो 120 ऐसे वर्ड बन सकते हैं। क्या हमारे लिए बनाना पॉसिबल है? जो हम लोग तीन लेटर वाले वर्ड में हम लोग बना के काउंट कर पा रहे थे कि 6 वर्ड बना, वैसे यहाँ पर 120 वर्ड बनेगा, जो कि बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले का यूज करना। सेम तरीके से हेक्सागन के केस में आउट ऑफ कितने नंबर कितने सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट तो तीन ही करना है। आउट ऑफ कितना? हेक्सागन में कितना सारा लेटर है? HES, 7। 7, तो आउट ऑफ 7 हमें 3 लेटर्स लेना है, तो NCR मतलब 7C3, तो 7C3, सॉरी सी लिख दिया, देखो गलती से 7P। कॉम्बिनेशन। NPR 7P3, 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 30, 30 × मैम 7 840 210। मैम। हो जाएगा 100, 210 आ रहा है। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम, 4 को भी कर लिया था कैलकुलेट। हाँ, 210 हो जाएगा, 210 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, मतलब जैसा एग्जाम में आता है, लेकिन इससे थोड़ा टफ ही आएगा, बट ये इस तरीके के चीज आती है। फिर एग्जाम्पल 3 में बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, ग्रुप में फोटोग्राफ लेना है और 5 लोग लेना चाहते हैं फोटो, 5 लोग ग्रुप में खड़े होके फोटो लेना चाहते हैं, कितने तरीके से ले सकते हैं? तो बोलो यहाँ पर कितने तरीके से ले सकते हैं। जैसे अगर 3 दोस्त हैं, मान लो ABC, तो कितने तरीके से फोटो ले सकते हैं? ABC ऐसे खड़ा हो सकता है, ACB ऐसे फोटोग्राफ के लिए खड़े हो सकते हैं, या फिर BCA, BAC, CAB, CBA। ठीक है, ये मैंने 3 फ्रेंड का दिखा दिया। ठीक है, इस ऐसे ही हमें 5 फ्रेंड का दिया है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें परमुटेशन, 5P5। हाँ 5P5 होगा। N भी मेरा 5 है और R भी मेरा 5 है, 5 में से 5 फ्रेंड को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 5 लोग मिलके ही फोटो लेना चाहते हैं। तो 5P5, तो अभी भी सिखाया था। NPN क्या होता है, बोला ना, याद रखो, जैसे 0 फैक्टोरियल 1, वैसे N NPN क्या हो? फैक्टोरियल, এটা 5 N फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो फिर 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। ये मुझे याद रहता है, तो हम लिख देते हैं, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते
5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब यहाँ पर भी देखो, जैसे कि ये परमुटेशन क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पहला बात है सिलेक्ट करना है, वो तो देखो दोनों में ही करना होता है, चाहे कॉम्बिनेशन हो चाहे परमुटेशन। देखना क्या है कि अरेंजमेंट में कुछ फर्क आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। जैसे बी मिडिल में है यहाँ पर, यहाँ सी मिडिल में है, अब यहाँ भी सी मिडिल में है, लेकिन लेफ्ट में ए है, राइट में बी है, या राइट में ए लेफ्ट में बी है, इस तरीके से होता है। तो फिर फोटोग्राफ तो चेंज तो हुआ ना, कि भाई तुम बीच में खड़े हो, हम दाहिने खड़े, तुम्हारे कोई बोल रहा है बाएं खड़े हैं, तो इस तरीके से हम लोग का चेंज हो रहा है। तो फिर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो रहा है, तो इसीलिए ये हम लोग का परमुटेशन लगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर वाला। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड। बोल रहा है कि 13 एग्जिबिट्स जो है वो एंटर कर रहे हैं फेयर में, और प्राइज जो दिया जाएगा वो तीन स्टैंडर्ड में दिया जा रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन प्राइज दिया जाएगा। पार्टिसिपेट कर रहे हैं 13 लोग, कितने तरीके से अवार्ड हम लोग दे सकते हैं। मतलब देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोले, जैसे मान लो कि क्लास में 4 जन है, ए बी सी डी, ठीक है, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है, तो हम ए को फर्स्ट कर सकते हैं, बी को सेकंड, सी को थर्ड, या फिर ए फर्स्ट सी सेकंड बी थर्ड, या फिर सी फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड, या फिर सी फर्स्ट बी सेकंड ए थर्ड, या फिर डी फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड, इस तरीके से ये चीज एंड सो ऑन, ये चीज करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जन की जगह कितने लोग हैं, एन क्या हो जाएगा, 13। 13। और इसमें से कितने लोगों को हमें एट ए टाइम लेना पड़ेगा, अगर हम लोग 3 फर्स्ट मैम। सेकंड, 3, क्योंकि हम लोग 3 सीटी दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और ये कितने तरीके से होगा, 13p3, तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 - 3 फैक्टोरियल। 13, 12, 11 और 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 13 into 11 into 1716। 1716, 17। 1716 बेस, इतने तरीके से हो सकता है, 1716 बेस, ये रहा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 5 देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, ये एसोसिएट होना चाहते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। तो देखो 3 जन तो इंडिविजुअली एसोसिएट होना है, तो 3 सीए के साथ ही एसोसिएट हो सकता है, मतलब एक सीए के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा कोई भी, ठीक है, कोई भी 3 सीए के साथ एसोसिएट हो सकता है। कि और क्यों, क्योंकि बोल ही दिया है कि ईच सीए कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा एक ही स्टूडेंट ले सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो 3 स्टूडेंट कौन से 3 सीए के साथ जो है मतलब अटैच हो जाएंगे, मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया CA1, CA2, CA3 और CA4, ठीक है। अब स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट मान लो है ABC, ठीक है। तो या तो इसके पास गया ABC ऐसे, या फिर ABC ऐसे, ठीक है, या फिर ACB ऐसे, इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है, तो R कितना होगा, 3। 3। और टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर थिंग्स क्या है, CA जिनके साथ इनको एसोसिएट होना है, तो N कितना हो जाएगा, 4। 4, ठीक है, N4 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये परमुटेशन अलाउड कर रहा है, बिकॉज अरेंजमेंट मायने रखता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट का मतलब अलग हो गया, CA3 खाली है, ये अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि CA2 खाली है, तो अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है। तो NPR मतलब 4p3, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 into 3 into 2 into 1, 24
डेज, ठीक है, ये हो जाएगा 24 डेज। हाँ, ये 24 डेज। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है कि इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन एट ए टाइम। सबसे पहले ये बताओ कि परमुटेशन n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n और टेकन 3 एट ए टाइम, इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला तो NPR है, तो कैसे लिखोगे बोलो? मैम NP3। NP3 बोल रहा है कि इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो ये इक्वल है परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम को कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में? मैम n-1 P3। टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। अब ये इक्वल सिर्फ दोनों बराबर नहीं है, बोल रहा है इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन। तो 6 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। तो 6 गुना किधर मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। और 7 टाइम्स हाँ किधर मैम मल्टीप्लाई होगा? 7 इसके साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने को देखो किया जा सकता है, लेकिन हम तो बोलेंगे इसको ऑप्शन के साथ करने के लिए, क्योंकि उतना सॉल्विंग सीख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे करके आने जितना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते 21। तो 6 × 21 P3 इक्वल टू 7 × 21 - 1 P3, ठीक है। तो 21 P3 को क्या लिखोगे? 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 - 3 फैक्टोरियल। 7 × 20 फैक्टोरियल और 20 - 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 21 - 3 कितना होता है? 18। 8। और 7 × 20 - 3 कितना होता है? 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 × 21 × 20 फैक्टोरियल और 18 को लिख दिया 18 × 17 फैक्टोरियल। इधर लिख दिया 7 × 20 फैक्टोरियल ही रहने दो और इधर 17 फैक्टोरियल रहने दो। तो दोनों साइड से क्या हट जाएगा बोलो तो? ये और इधर से ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? दोनों साइड से वैसे हटाएंगे तो मैच कैसे करेंगे? हाँ कर सकते हैं। तो मेरा दोनों साइड 7 आना चाहिए। चलो वैसे भी हो जाएगा, हम तो चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों साइड से ये हटा दो, तो बचा कितना? 6 × 21/18 और इधर 7। तो ये भी सॉल्व करके अगर 7 आ जाए तो फिर हम लोग का आंसर ए ही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये 6 3 18 3 7 21, तो 7 हो गया आंसर दोनों साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो मैंने ऑप्शन ए में ही 21 लिख दिया है ताकि जल्दी हो, हम लोग अब चेक कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ऑप्शन हम दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए से ही हो। अगर ए से ना हुआ तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो जरूर होगा, बट सॉल्विंग का जो तरीका है उससे कम ही होगा, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, ठीक है। समझ में आ जाए तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये सब कोई कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई वैसा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। लेकिन वो जो टेक्निक है ना, कैलकुलेशन मतलब जो सॉल्विंग का जो टेक्निक है इन फैक्टोरियल n-3, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम अभी उसको अवॉइड कर रहे हैं। अगर बहुत जरूरत हुआ तो सीखेंगे हम लोग, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। जब तक ऑप्शन के साथ होगा हम लोग ऑप्शन के साथ ही करते जाएंगे, और उसमें भी टाइम काफी लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 21। तो देख लो 21, ठीक है। अच्छा, फिर ये एग्जाम्पल 7 जो है इसको हम लोग एकदम एंड में करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 अभी रहेगा, इसको एकदम एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल 8 करेंगे। NP3 60 है, n फाइंड आउट करना बोला है। NP3 60 n कितना होगा ये बताने के लिए बोला है, तो मैंने ऑप्शन दे दिया
n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, उससे हम लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना होगा। 5 तो হবে। 5 होगा। ठीक है, 5p3 पुट करोगे तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 करने से तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करोगे, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है तो हम दिखाते हैं अगर सॉल्विंग होता है तो वो कैसे होता है। तो उतना आसान नहीं होता है। ये देखो n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 60 आ गया। अब आगे क्या करना होगा पता है, n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, n माइनस 2 नहीं 2 आएगा। जो 8 वाला सिखा है ना, 8 फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल ले लो, पहले एक कम होता है, फिर 2 कम होता है, फिर 3 कम होता है, फिर लास्ट में डॉट डॉट करके 1, तो n माइनस 2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, n माइनस 3। ठीक है, अब 3 को फैक्टोरियल देके क्लोज कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो ये कट गया, आ गया 60। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखो ये कोई आसान नहीं है, ये भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि अब इसको सॉल्व करोगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 करके एक इक्वेशन बिल्डअप होगा, फिर उसको सॉल्व करके n निकालोगे, तो ये तो ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि तुम लोग ऑप्शन से ही करना, ऑप्शन तो रहेगा तो फिर हमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। फिर एग्जाम्पल 9, ये वाला भी देखो, फाइंड आर बोला है, ये भी हम लोगों को जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसी से करेंगे। तो हम अपने आप से ऑप्शन दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है ऐसा, 56p r प्लस 6 इज टू 54p r प्लस 3 इक्वल 30,800 इज टू 1। ठीक है, फाइंड आर बोला है, ऑप्शन तो दिया नहीं है, हम ऑप्शन देंगे 41, 40, 50, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चेक करके देखेंगे। चलो चेक करके देखते हैं। पहले ए, ऑप्शन ए से चेक करेंगे। तो 56p और आर का मतलब अगर 41 है तो 41 प्लस 6, ठीक है, इस टू 54p, आर का मतलब अगर 41 है, 41 प्लस 3, ठीक है, तो 56p 47 इज टू 54p 44, ये हो गया। सॉल्व करने से ये आना चाहिए 30,800 डिवाइडेड बाई 1। अब चलो फिर ये देखते हैं, 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 56 माइनस 47 फैक्टोरियल इज टू 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 54 माइनस 44 फैक्टोरियल। देखो कितना, 56 माइनस 47 कितना आएगा, 9 9 फैक्टोरियल, और 54 माइनस 44 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस टू का मतलब डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, मतलब 56 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 56, 55, 54, 9, इधर 10 को कितना तक लिखना चाहिए, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 9 कट गया, ये और ये कट गया, तो 55 इंटू 56 इंटू 10, तो 55 इंटू 56 कितना हो रहा है, 10 के लिए 0 आ जाता है। मैम 3080 মানে 30,800। 30,800 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है 30,800 इज टू 1, तो क्या हम लोग इसको इज टू 1 ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। इज टू 1 का मतलब तो डिवाइडेड बाई 1 होता है, तो डिवाइडेड हाँ बाई मैम 1 करने से भी तो उतना ही आएगा, तो हम लोग आराम से ये लिख सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन ए से मैच हो गया। वो तो मैंने ऑप्शन ऐसा सेट किया है, जब खुद सेट करेंगे तो ऐसे ही कर देते हैं, जल्दी हो जाए। तो 41 मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे करके हमें चेक करना पड़ेगा। बाई चांस अगर ऑप्शन ए वाला मेरा 41 नहीं होता तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल
10 प्रूव करना है n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल। ये प्रूव जरूरी नहीं है, बट ये प्रूव इसीलिए सिखा रहे क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड होगा इस फॉर्मूले पे। तो एक बार प्रूफ के साथ फॉर्मूला देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, अच्छा देखो कैसे प्रूफ करें। तो हम लोग कोई भी एक साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बड़ा कौन? ठीक है, जो बड़ा होता है उसे हम लोग स्प्लिट करते हैं, जो बड़ा डिजिट होता है उसे हम मैम लोग n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n+1 को अगर स्प्लिट करोगे तो पहला क्या हो जाएगा? जैसे 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करते हो तो पहला 8, फिर 7, फिर 6। तो इसमें कैसे लिखेंगे? पहला n+1 फैक्टोरियल, नहीं, नॉट फैक्टोरियल, n+1 इंटू फिर उसके बाद n+1 -1। -1। अच्छा, n+1 -1 को दिमाग में सोचो, ये कट कुटा के कितना होगा? n हो जाएगा। n होगा, तो फिर यहीं पर फैक्टोरियल लगा दे क्योंकि मेरा तो स्मॉलेस्ट वाला तो n फैक्टोरियल है, तो आगे का तो करने का जरूरत नहीं पड़े। तो n+1 और ये हो गया n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब n फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर? पहले वाले केस में n+1 और दूसरा इधर 1 -1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इंटू n+1 -1, तो क्या कट जाएगा? +1 -1, तो कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल इंटू ये हो गया। अब इंटू में तो आगे पीछे लिखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, n इंटू n फैक्टोरियल लिखो या n फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है, ये इसीलिए लिखवा दिया, ये प्रूफ जो है हमारे दूसरे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अच्छा कैसे काम आएगा पता है? मतलब अगर इसको डिजिट से बताए, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, तो माइनस कितना फैक्टोरियल लिखना चाहिए? अगर n+1 6 है तो n कितना हो जाएगा? हम 5 5 फैक्टोरियल। इक्वल मुझे क्या लिखना चाहिए? n इंटू n फैक्टोरियल, मतलब कितना लिखेंगे? 30 फैक्टोरियल। 5 इंटू 30 थोड़ी तो होगा, 5 इंटू 5 है मैम, तो 5 इंटू 5 25 फैक्टोरियल। नहीं, फैक्टोरियल। 25 नहीं हो सकता। ओ है मैम, फैक्टोरियल का सॉरी, मतलब तो सिर्फ 5 कर। फैक्टोरियल तो है। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये चीज याद रखना है। मतलब 6 -5 किया तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, अगर 7 -6 किया तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखने के लिए ये प्रूफ मैंने करवाया, बाकी प्रूफ कहीं पर भी नहीं देता है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हमें दे दिया कि इस फॉर्मूले का जो एंड है वो क्या होता है, वैसे दे सकता है। ठीक है, वैसा कुछ गारंटी नहीं ले सकते, वैसे थोड़ा बहुत दे सकते। एग्जाम्पल 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो कर लिया, 11। ठीक है, 11 में क्या बोला? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए क्लब विथ 10 मेंबर्स सिलेक्ट ए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफिस। मतलब बोल रहा है कि कितने तरीके से एक क्लब में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। 10 में से कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि 3 पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, तो कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एट ए टाइम? हम 3 जून। 3 को। ठीक है, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिस, मतलब एक मेंबर कभी भी एट ए टाइम प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है, या सेक्रेटरी भी है, ट्रेजरर भी है, या प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अलग अलग लोग 3 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोग कितने तरीके से ये सिलेक्शन कर सकते हैं? ठीक है, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में तो फर्क हो ही जाएगा, क्योंकि मतलब सिलेक्शन करने के बाद जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। मान लो ए को प्रेसिडेंट बनाया, बी को ट्रेजरर बनाया, सी को जो है सेक्रेटरी बनाए, या फिर कुछ और ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसमें परमुटेशन लगेगा, तो परमुटेशन लगेगा तो फॉर्मूला NPR। तो एन हमें एट ए टाइम 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। एन कितना है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर मेंबर्स हो गए, तो वो कितना हो जाएगा? 10 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 10, तो कितना हो जाएगा? 10p3, तो 10 फैक्टोरियल 10 -3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 10 9 8 और 720 वेज।
फिर एग्जाम्पल 12 देखो, बोल रहा है व्हेन जॉन अराइव्स इन न्यूयॉर्क ही हैज 8 शॉप टू सी बट ही हैज टाइम ओनली टू विजिट 6 ऑफ देम। तो 8 टोटल शॉप है जिसमें से कोई भी 6 शॉप ही वो विजिट कर सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज हिज शेड्यूल इन न्यूयॉर्क। तो किसके बाद कौन सा देखे, ये शेड्यूलिंग अगर करना चाहे तो कितने तरीके से कर सकता है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाए तो हम लोग बोल सकते हैं पहले ये स्पॉट देखेंगे फिर ये, या फिर ऐसा करते हैं पहले ये देख लेते फिर वो देख लेते फिर वो देख लेते, ऐसे करके समझते हैं ना। तो फिर हम लोग का शेड्यूल ही तो अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर परमुटेशन लगेगा। तो यहाँ पर अरेंजमेंट अलग होने का मायने अलग हो जाता है कि पहले प्लेस ए देख लिया फिर सी देख लिया फिर डी देख लिया, या फिर पहले डी फिर बी फिर ए, इस तरीके से हो ही सकता है ना। तो अरेंजमेंट का मतलब तो अलग होगा, तो परमुटेशन लगेगा। तो टोटल 8 में से 6 जगह ही विजिट कर सकते हैं। तो एट ए टाइम कितने जगह का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा? 6, हाँ, और टोटल कितने जगह है? 8। 8, तो 8 भी 6, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? मैम 20,160. 20,160। 20,160। फिर एग्जाम्पल 13 देखो, बोल रहा है व्हेन डॉक्टर राम अराइव्स इन डिस्पेंसरी ही फाइंड्स 12 पेशेंट waiting to see him. If he can see only one patient at a time, find the number of ways he can schedule his patient if they all want their turn। मतलब सभी कोई अगर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, फिर हम लोग बी वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि 12 पेशेंट वेट कर रहा है, 12 के 12 लोग ही डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर एट ए टाइम एक ही जन को देख सकता है, तो उसका शेड्यूल कैसे बनाएगा? शेड्यूल का मतलब हो जाएगा किसके बाद किसको देखेगा, ठीक है। तो शेड्यूलिंग करने का मतलब ही हो गया अरेंजमेंट यानी परमुटेशन। तो मुझे एन और आर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट वाला क्वेश्चन दिया है, तो मुझे ये देखना है कि डॉक्टर पेशेंट का शेड्यूलिंग कैसे करेगा। तो कितने पेशेंट है? 12 पेशेंट है। क्या सभी का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि सभी अपना टर्न चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं वो डॉक्टर को दिखाए, ठीक है। तो उस केस में एन कितना और आर 12 হবে তো। एन 12 और आर भी 12। 12, तो हो जाएगा एन पी आर 12 पी 12। 12 पी 12 क्या होता है? एन पी एन अगर हो जाए तो क्या होता है? 12 एन फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, निकालो। मैम 47,900,1600। 47 लाख नहीं, हाँ 47,90,160 ऐसे आ रहा है। 47 crore হয়ে যাবে মনে হয়। हाँ 47 47 কোটি। हाँ 90,00,000 1600 1600। हाँ। ये क्योंकि एक्चुअली आंसर इस तरीके से निकाला हुआ है तो मैंने निकलवा लिया। बाकी देखो तुम लोग ऑप्शन के साथ देख के कर सकते हो। अब उसके बाद वाला बोला है इफ 3 लिव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सी देम। बोल रहा है कि 3 जन चले गए, डॉक्टर राम उनको देखे उसके पहले ही 3 लोग चले गए, तो अब शेड्यूलिंग कैसे होगा ये बताते हैं, ठीक है। तो होगा तो परमुटेशन ही, तो एन और आर ढूंढना है। तो उस केस में एन कितना होगा, आर कितना होगा? এন এন হচ্ছে 9 হয়ে যাবে। एन আর 9 और আরও आर, তো 9। लेकिन आरो इसमें एक मैम चीज 9। गलत हो रहा है। आर तो 9 ठीक है, क्योंकि अगर 12 में से 3 लोग चले गए तो मुझे 9 लोगों का ही शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी कम हो गया। बात तो वो सही है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया, लेकिन मिस्टर राम को तो पता नहीं है ना कौन से 3 लोग चले गए। बात समझो, डॉक्टर को तो पता नहीं है कि कौन से 3 लोग चले गए, ठीक है।
तो हमें ये बताना है कि कौन से 3 लोग चले गए, तो वो जब शेड्यूलिंग करेंगे उनको जब पता ही नहीं है कौन से 3 लोग चले गए, जैसे मान लो ABCD EFGHIJKL 12 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, अब इनको इतना पता है कि कोई 3 चला गया है, बट डोंट नो कि कौन से 3 चले गए। ठीक है, तो अगर वो उनका शेड्यूलिंग करेंगे तो उनको 9 लोगों का शेड्यूलिंग करना है, तो वो ऐसे सोच के शेड्यूलिंग करेंगे ना। ए है, मान लेते हैं ABCDE F और G है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GHI ये लोग है, लेकिन हो सकता है इसमें से E चला गया है बट इनको नहीं पता। तो ये 9 लोग का तो शेड्यूलिंग करेंगे बट विदाउट नोइंग कि कौन से 3 लोग चले गए, तो ये 12 लोगों का ही घुमा फिरा के शेड्यूलिंग करेंगे बट एट ए टाइम में 9 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। क्या समझ में आया मेरा बात? হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে এনও ম্যাম 12ই হবে। एन 12 भी रहेगा, ठीक है, तब एन 12 भी रहेगा। फिर से एक बार बता देते, 12 की जगह कुछ कम लोगों को लेके बता देते। मान लो कि 4 लोग आए थे डॉक्टर को दिखाने, उसमें से एक चला गया, ठीक है, एक चला गया बट डॉक्टर को नहीं पता है कि कौन चला गया, बट इतना पता है एक चला गया, तो मुझे अब 3 लोगों को ही देखना है। तो डॉक्टर बोलेगा हम ABC ऐसे देख सकते हैं, AC भी देख सकते हैं, या फिर ABD को देख सकते हैं, या ADB ऐसे देख सकते हैं, या फिर BCD देख सकते हैं, BAD, इस तरीके से डॉक्टर अपना शेड्यूलिंग करेगा, बट उसे तो पता ही नहीं कि D चला गया है, तो इसीलिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 12P9, तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4 ना 3 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल का मतलब तो ये है 47 90 लाख, ये डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो पता चल जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल मतलब तो 6 होता है, ये डेटा 7 डिवाइडेड बाय 9 7 9 8 3 3 6 0 0। इतना आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, 798333600। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5A का कुछ आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, 4P3 कितना होगा? बोलो 4P3 कितना होगा? 4P3 तो 24। 24 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑप्शंस 4P4 कितना होगा? बोलो NPN सिखाया ना आज इतना बार, बोलो 4P4 को क्या लिखते এটাও हैं? 24। हाँ 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच हुआ शायद। हाँ 7 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो 7 फैक्टोरियल कितना होगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने पे 5040। 5040 ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होगा? इसका तो सिखाया मैम 1। 0 1, हमेशा 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन बी के साथ क्या? NPR, N इज ऑलवेज, NPR में N ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर, मैम फ्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, इंटीजर। इंटीजर से बोलने से नहीं होगा, जबकि मेरे पास ऑप्शन में पॉजिटिव इंटीजर वाला बात प्रेजेंट है, तो मुझे बोलना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर। NPR में n जो है हमेशा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होता है, वो इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन होगा नहीं और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। NPR द रेस्ट्रिक्शन, NPR में रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? n ग्रेटर देन आर, आर n ग्रेटर मैम इक्वल टू आर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। एन और आर में क्या होता है कि NPR में एन जो है वो आर से ज्यादा हो सकता है या आर के बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर उल्टा बोलो तो आर कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके साथ इक्विवेलेंट हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है। अब NPR अगर ऐसा है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1, द नंबर ऑफ फैक्टर इज, कितने सारे फैक्टर्स हो गए? फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके जितना, जैसे अगर हम लोग लिखते 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल में कितने सारे फैक्टर्स होते हैं? 4। 4।
ठीक है। तो वैसे ही तुम लोग को बताना है कि NP-R अगर ऐसा है तो कितने सारे फैक्टर्स उसमें होंगे। कैसे बताओगे? कोई भी दूसरा एक एग्जांपल लो, लाइक कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक 5p3, ठीक है। तो 5p3 में 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए? वैल्यू तो आ रहा है 60, वो छोड़ो, कितने सारे फैक्टर्स हो गए? 4টে না 3টে। 3, ठीक है। যদি तो কেটে ये গেল किसके साथ बराबर है? 3 कहाँ लिखा আর हुआ है? এর সাথে। हाँ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके साथ बराबर होता है? हाँ। R के साथ, ठीक है। तो अब ये हम लोग का क्वेश्चन देखो, NP-R n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस p प्लस 1, ठीक है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने सारे होंगे? द नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने सारे होंगे? तो देखो ऑप्शन क्या किया हुआ है, n r माइनस 1 n इक्वल टू r, r क्या होगा? n माइनस r, r क्या होगा? ডি আর। डी आर हो जाएगा, ठीक है। डी आर, ठीक है। फिर 8th नंबर में बोला है NP-R कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो इसमें से NP-R का फॉर्मूला, तो वो परमुटेशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, बोलो এ कौन सा? অপশন। ऑप्शन ए, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये भी साइन हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर 9th नंबर में देखो, बोल रहा है NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2 देन n इज इक्वल टू, बोल रहा है NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, n कितना होगा? तो देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। फिर है 6 और 5, अब ये दोनों में से हमें चेक करके देखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी के साथ ही चेक करते हैं, दैट इज 6, तो चेक करो 6p4, तो 6p4 कितना हो जाएगा? 6 ম্যাম फैक्टोरियल 6ই হবে। 6, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 12 360। 360, और 12 इंटू NP2, तो 12 इंटू 6p2, 12 इंटू 6 5 4 360, तो ऑप्शन बी 6 हो जाएगा, ठीक है। -1 से ट्राई मत करना, क्योंकि -1 से ट्राई करना तो बेवकूफी है, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही नहीं ना, इसीलिए। और ये 10th वाला कर लेते हैं लास्ट। 10th में हमें बोला है कि NP3 इज टू NP2 इक्वल टू 3:1, NP3 इज टू NP2 इक्वल टू 3:1, n कितना होगा ये पूछा है। n का ऑप्शन दिया हुआ है 7 4 5 और नन ऑफ दिस, तो 7 से पहले ट्राई करते हैं। तो 7p3 इज टू 7p2, तो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 आ जाएगा। लेकिन मेरा आना चाहिए था 3, तब तो हम 3:1 लिखते, मतलब ऑप्शन ए से आंसर नहीं है। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है 4, तो 4p3 इज टू 4p2, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कट गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये 2 आ जाएगा। অপশন সি হবে 5। अच्छा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो बी से नहीं हुआ तो ऑप्शन सी से चेक कर लेते हैं। सी है 5, ठीक है। सी से 5 है, तो 5p3 5p2, तो 5p3 5p2, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, तो 3
बाई 1, तो 3/1 मतलब 3:1, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर तुम लोग देखो तो 11 का, 12 का, ठीक है, 13 का, 11 12 13, ये तीनों ही वही ऑप्शन से चेक करके देखने वाला क्वेश्चन है। तो ये हम तुम लोग को होमवर्क देते, तुम लोग करके देख सकते। ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगा और 11 12 और 13। ठीक है, और इसके बाद वाला तो सब वो वर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम, बाय मैम। Thank you, ma'am.